नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक खरे आज आपके सामने आपके मन के क्वेश्चन सॉल्व करने आया हूं जो कहीं ना कहीं आपको सोते टाइम पे जरूर चिंता देते होंगे। हम जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब नोटिफिकेशन आ गया है, डेट्स आने वाली हैं, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, अब कैसे तैयारी करना है। तो आज हम इन्हीं सब बातों पे बात करेंगे जहां पर मैं आपके बहुत सारे आंसर्स देने की कोशिश करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय के अंदर जाके पढ़ाएं तो अभी जो एग्जाम आ रहा है उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या आप उसके अंदर एलिजिबिलिटी रखते हैं और कैसा एग्जाम पैटर्न हमारे पास में देखने को मिलता है। इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों तक भी शेयर कर लीजिए जो कहीं ना कहीं आपके साथ लाइब्रेरी में बैठ के इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज हम इन्हीं सभी टॉपिक की बात करते चलते हैं धीरे धीरे करके, और यहां से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे हिस्ट्री का सिलेबस एक्चुअली बोलता क्या है, और खासकर हम जो अपने मेन एग्जाम टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं वहां पे किस टाइप की हिस्ट्री आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो में आपको सब बातें बताऊंगा। सबसे पहला एक पॉइंट उठता है, अगर मुझे फॉर्म भरने जाना है तो क्या ये फॉर्म मेरे लिए बना हुआ है, क्या मेरी क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को भरने लायक पूरी है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है जो कि हमारा बोर्ड हमसे मांग रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है कि अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, यहां पे हम पूरी जो बातें करेंगे वो हम करेंगे अपनी पीजीटी लेवल एग्जाम की, मतलब क्या, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आप चाहते हो आप केंद्रीय विद्यालय ऐसे स्कूलों में जाके 11th-12th के बच्चों को पढ़ाएं तो आपके लिए एग्जाम बना हुआ है। देखते हैं क्या कि सबसे पहला पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि भैया आपके पास में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो कि हमें देखने को मिलता है जहां पे आपके साथ बीएड भी है। मतलब क्या, अगर आपने कोई ऐसा कोर्स किया है चाहे मास्टर के साथ में बीएड इकट्ठे किया हो, एक ही कोर्स में आपका मास्टर्स भी हो रहा है, आपका बीएड भी हो रहा है, क्या आपने ऐसा कोर्स करके रखा है तो आप एलिजिबिलिटी रखते हो। साथ साथ में आपको देखने को मिलता है कि अगर आपने मास्टर डिग्री करी है और साथ में आपके उसमें 50% आ रहे हैं मार्क्स और आपके पास में एक अपना बीएड का कोर्स भी है, तो मतलब हमें चीज देखनी है कि आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, एक बीएड होना चाहिए। अब कहां पे चेंज हो रहा है पॉइंट समझिए। कई बार हमारे साथी ऐसा भी करते हैं कि मास्टर्स के साथ में बीएड करते हैं, ग्रेजुएशन के साथ में बीएड करते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है, मतलब बीए बीएड किया है, बीएससी बीएड किया है, तो जो हमारा 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, 12th के बाद वाला प्रोग्राम होता है, उसमें आपके पास में भी ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ में अगर आपने सेपरेट सेपरेट किया है कि आपने ग्रेजुएशन अलग करी है, फिर इसके बाद में आपने मास्टर्स अलग करी है और आपने मास्टर्स के बाद में फिर बीएड अलग से किया है, तो आप यहाँ पे पात्रता रखते हैं, आप पेपर दे पाएंगे। तो हमें सीधे सीधे दो चीजें चाहिए हैं। एक हमारे पास मास्टर्स होना चाहिए, जैसे मान लीजिए एमए होना चाहिए, साथ में बीए होना चाहिए जिस भी ग्रेजुएशन कोर्स आपने किया हो, और साथ साथ में हमारे पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। तो हमारे पास बेसिकली 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब कहां अंतर आता है, किसी किसी को डाउट होता है कि सर मैंने तो 4 ईयर प्रोग्राम किया था, मैंने बीए बीएड किया था, क्या मैं पात्रता रखता हूं। हाँ भाई आप रखते हो। अगर आपने मास्टर्स भी किया साथ में, मतलब क्या, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया, साथ में आपने बीएड भी किया है, और आपके पास में यहां से इसकी पात्रता मिल जाती है। सिमिलरली अगर आप देखते हो बीएड डिग्री किया है और साथ में आपको देखने को मिलता है कि आपने मास्टर्स डिग्री भी करी है, तो ऐसे करते करते आपके पास में 3 क्वालिफिकेशन कंपलसरी हो जाती है। आपके पास में मास्टर्स डिग्री हो जिस सब्जेक्ट से आप पेपर देना चाहते हो, अगर आप हिस्ट्री से देना चाहते हो तो आपने एमए हिस्ट्री होना चाहिए, आपके पास में एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और साथ साथ में आपके पास में हमारे टीचिंग की डिग्री जो कि हमारी बीएड है ये कंपलसरी हो जाती है। इसके अलावा आपको अच्छे से इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाना समझना आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, जिससे आप कल के दिन किसी स्कूल में जाके पढ़ाते हो तो आपको हिंदी इंग्लिश में डिफिकल्टी ना हो। आगे बढ़ते हैं कि हमें पता चलता है कि दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है कि अगर आप पीजीटी हिस्ट्री को देखते हो हमारे नोटिफिकेशन में, तो देखने को मिलता है कि हमारे पास में अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लिया है तो यहां पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। मतलब क्या, आपके बीए सब्जेक्ट में भी हिस्ट्री होना चाहिए। अगर आपके बीए सब्जेक्ट में हिस्ट्री है, यहाँ पे लिखा है इन कंसर्न सब्जेक्ट इन एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज स्टडीड सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। मतलब क्या, आपने क्या ग्रेजुएशन लेवल पे हिस्ट्री पढ़ी है। अगर आपने हो सकता है प्लेन बीए किया होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी पढ़ा होगा, तो आपके पास में अपने ग्रेजुएशन में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिस्ट्री का, तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर पा रहे हो। इसके अलावा अब जब बात आती है इंटरव्यू की भी कि अब इंटरव्यू में कैसे हम अपने आप को अच्छा दिखाएं, तो वहां पे पॉइंट पता चलता है कि यहाँ पे मांग रहा है क्या आपने कभी किसी टीजीटी में पढ़ाया है इंस्टीट्यूशन में, साथ में क्या आपके पास में कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है हमारे एनवीएस में या फिर रेजिडेंशियल स्कूल केवीएस में। मतलब आपको पता चलेगा क्या आपने केवीएस या एनवीएस में एज अ गेस्ट फैकल्टी कभी ना कभी पढ़ाया है, आपके पास में अनुभव अगर है तो आपके पास में एक स्टार बढ़ गया, आपके पास में एक सर्टिफिकेट बढ़ गया कि अच्छा
आपको मैनेजमेंट के बारे में पता है, हाँ ठीक है, मतलब आप हमारे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग प्रोसीजर को जानते हो। तो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दिया है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो इन सर्टिफिकेट्स को भी संभाल के रखें, ये आपके इंटरव्यू के टाइम पे और आपको आगे जाके काम आएंगे। ठीक है, फॉर्म भरते में भी आपको हो सकता है कि यहाँ पे पूछा जाए कि आपने कभी किसी हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है, जैसे केवीएच स्कूल में पढ़ाया है, नवोदय स्कूल में पढ़ाया है, तो आपको वहां पे भरना पड़ेगा कि हाँ मैं प्रीवियसली इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हमारी कब तक की लिमिट है, कैसा ऐसा पॉइंट है एज का कि इसके बाद हम पेपर नहीं दे सकते हैं। तो मैं बताता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप यूआर में आते हो, तो बेसिकली आपके पास में एज लिमिट आती है, वो होती है 40 ईयर्स की। 40 ईयर्स की आती है। इसके बाद में अब पॉइंट आता है एज रिलैक्सेशन। अब मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो क्या मुझे कुछ छूट मिल रही है? अब देखते हैं। तो हमें पता चलता है अगर आप एससी से आते हो तो 5 ईयर की आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर आप ओबीसी से आते हो तो यहाँ पर आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर आपको देखने को मिलता है, आप वुमेन्स के हिसाब से भी यहाँ पे अलग है, तो हमें हर साल के हिसाब से हमें रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो। तो अगर आप ये सोच के रखे हो कि मेरा तो सपना खत्म हो गया है, मैं आगे जाके टीचर बनना चाह रही थी, मेरा मन था कि मैं केवीएस स्कूल में या नवोदय ऐसे स्कूल में पढ़ाऊं, पर मेरी तो एज बढ़ गई है, तो अगर आपके पास में कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया आपके अंदर आता है एज रिलैक्सेशन का, तो यहां पर आप अपने फॉर्म को भर दीजिए और आपके पास से पात्रता, आपके पास में एलिजिबिलिटी मिल जाएगी कि आप इस एग्जाम में बैठ पाओगे। अगला क्वेश्चन बहुत मेरे मन में आता है कि सर, कि हमारे पास पेपर पैटर्न कैसा होगा? तो मैं आपको बताऊं कि हमारा पेपर लगभग 3 चरणों में होने वाला है। फर्स्ट फेज टायर 1, टायर 2 हमारा सेकंड फेज आएगा, जिसकी हम आज बात करेंगे कि हम यहाँ पे हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। और टायर 3 हमारा इंटरव्यू होगा, मतलब तीसरा चरण हमारा इंटरव्यू होता है, जहां पर आपको सामने सामने बैठ के बातें करके आपको वहां पे अपनी बातें बतानी है, और हो सकता है आपसे पढ़वाया भी जाए। आपको वहां पे बोर्ड दिया जाएगा। हम प्रीवियस एक्सपीरियंस देखते हैं तो कई बार बोर्ड दिया जाता है और कहा जाता है कि आप पढ़ा के दिखाइए हम लोग के बोर्ड मेंबर्स को। तो ऐसे करके आपका इंटरव्यू भी होता है। पर अब आपको मैं बताता हूं, यहां पे जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे पीजीटी सिलेबस की, खासकर एग्जाम पैटर्न की, जो कि हमारे टीयर 2 में आता है। अब देखते हैं क्या। तो जो आपका सेकंड पेपर है, हमारा पार्ट 2 है, टीयर 2। अब यहां पे हमें पता चला 2 फेजेस हैं, मतलब क्या, 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमारे पास में आएंगे 70, पर 70 में कुछ आएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और कुछ आएंगे हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। यहां पे गेम चेंज हो रहा है। कैसे गेम चेंज हो रहा है समझते हैं। तो देखो भाई, क्या है कि आपको इस वाले पेपर में लिखना पड़ेगा। अब वो पूछेगा एक स्टेटमेंट में कि ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था। तो अब आपको अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप इस पेपर को अच्छे से दे पाओगे। तो अगर आपको अपने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस को सिक्योर करना है, तो आपको अपनी समझ को डेवलप करना पड़ेगा। हम जनरली हर पेपर में क्या करके टिक करके आ जाते थे, याद कर लेते थे कि कौन इसके राजा रहे, इनके बेटे कौन हुए, इनके बेटे कौन हुए, हम याद कर लेते थे। पर यहां पे दिक्कत क्या आएगी, आपको लिखना है। तो लिखने में हमें समझ को डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर आप एक हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं जिसको अपना पेपर हिस्ट्री से देना है, तो ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे लिखित रूप में भी पूछा जाएगा, साथ साथ में कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमारे पास में 10 राइटिंग मोड में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न कहते हैं। अब देखते हैं नंबरों की बात करें तो हमारा पूरा पेपर लगभग जो हमारा टीयर 2 है 100 नंबरों को होगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, याद रखिए, +1। और आप जब डिस्क्रिप्टिव की बात करो तो यहां पे डिस्क्रिप्टिव हम बताया नहीं है इन्होंने किस वेटेज का होगा, बट हम मान के चल रहे हैं लगभग हमारे 4 मार्क्स का होगा। पर ये नहीं पता कितने वर्ड्स में क्वेश्चन आने वाला है, पर आपको लिखना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, आपके डिस्क्रिप्टिव 40 नंबर के होने वाले हैं और आपके ऑब्जेक्टिव 60 नंबर के हैं। अब एक और पॉइंट ध्यान देना है। अब आप सोचो सर ये 60 नंबर की तो बढ़िया, हमारा तो पेपर 60 में आराम से हो जाएगा। नहीं, इन 60 में नेगेटिव मार्किंग है। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है ये वाला, इसमें हमें नेगेटिव मार्किंग दिखती है। यहां पे देखिए, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में टीयर 2 में हमारे 1 मार्क्स सबको मिलेगी। जो अभी हमने बात करी, 1 मार्क्स सबको मिलेगा अगर आपने सही दिया है। पर अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको 1/4 यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। तो अगर आपको इन 60 क्वेश्चंस में डाउट है, चिंता हो रही है मुझसे सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आंसर आता है या नहीं आता है, तो यहां पे इन क्वेश्चनों को आराम से डील करना है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। समझ रहे हैं पॉइंट? तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। तो आपका पेपर पैटर्न ऐसा समझिए कि आपको पता चलेगा 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 हमारे राइटिंग क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग भी। तो सोच समझ के पेपर को देना है।
समझ रहे हैं? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पॉइंट आते हैं कि हमारे सिलेबस की, खासकर हम अपनी हिस्ट्री की जब सिलेबस की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे हिस्ट्री के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। बट सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जब हम किसी सामान्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें दिखता है कि एक प्रॉपर पाषाण काल, फिर हमें सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हमें ऐसे धीरे-धीरे करके महाजनपद वाला पूरा सिलेबस दिखता है, बल्कि यहाँ का सिलेबस अलग है। ये ऐसा कैसा इतिहास का सिलेबस है, देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारा सिलेबस जो हमारे बोर्ड ने दिया है एग्जाम पैटर्न बना के, उसमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन से पूछ रहा है क्वेश्चन, पर जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे। देखते हैं कैसे। यहां पे जो हमारा सिलेबस दिया है, यही सिलेबस हमारे एनसीईआरटी किताब में चलता है। अब थोड़ा सोचो, कल के दिन आप जब पेपर निकाल लोगे, सिलेक्ट हो जाओगे, तो आपको किस बच्चे को पढ़ाना है? जो कि सीबीएसई के एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे केवीएस एनवीएस वाले टीचर्स ने पूछ लिया, एग्जामिनेशन बोर्ड ने कह दिया है कि अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, फिर आप क्या मतलब है हमारा आपको सिलेक्ट करने का? तो अगर आपको इस पेपर को देना है तो आपको पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस अच्छे से आना चाहिए। तभी उन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न कर दिया है। अब देखते हैं कैसे। तो यहां पे पता चलता है कि हम सिंधु घाटी की बात करते हैं, तो ये वाला टॉपिक हमारा, हमारी किताब 1 मतलब पार्ट 1 जो हमारी है 12th क्लास की, इसमें आपको सेम टू सेम टॉपिक देखने को मिलेगा। जहां पे हम बात करेंगे कैसे यहाँ पे अर्बन सेंटर्स होते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, अलग अलग साइट की बात करेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, हड़प्पा की बात करेंगे। इसके बाद में आपको सेम टाइटल यहाँ मिल जाएगा जब आप चैप्टर 2 देखोगे इस किताब का। चैप्टर 3 आपको इस नाम से दिख जाएगा, चैप्टर 4 आपको इस नाम से दिख जाएगा। तो अगर अभी तक आप ये कंफ्यूजन में थे कि मास्टर ये सिलेबस जो हम देख रहे हैं तो हमें कहीं पे दिखा ही नहीं आज तक, तो ये सिलेबस आपको एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज में देखने को मिल जाएगा कि हमारे एनसीईआरटी में ही सब टॉपिक दिए गए हैं, पूरे सेम टू सेम टॉपिक दिए। अब अगर ये टॉपिक पूरे सिलेबस के एनसीईआरटी में मिलते हैं तो क्या एनसीईआरटी हमारे जरूरी नहीं हो जाती है? बहुत जरूरी हो जाती है। तो आपको अपनी 11th और 12th की पूरी एनसीईआरटी को दूध में मिल्क शेक बना के पीना है, ये सोच लीजिए। ये आपके लिए एक तरह से अमृत है। अगर आपने इसको छोड़ दिया और आप किसी मार्केट की गाइड के पीछे पड़ गए कि यार चलो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बन रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को तो चौपट कर ही दोगे, वो तो आपको समझ में आएगी ही नहीं कहानी। इसके अलावा आपके पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो भी आप छोड़ दोगे। चलिए, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि हमारी एनसीईआरटी में जो दूसरी किताब आती है 12th क्लास की पार्ट 2, जहां पे हमारे मध्य भारत मतलब हमारे मेडिवल हिस्ट्री की बात आती है, तो यहां पे आपको ये वाले टॉपिक मिल जाएंगे। ये हमारा सिलेबस है, ये हमारी किताब है। और इस किताब के अंदर थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, जहां पे आपको पता चलेगा अल-बुरनी की बात करते हैं, इब्न बतूता की बात करते हैं कि हमारे भारत में कितने विदेशी व्यापारी आए, विदेशी ट्रेवलर्स आए हैं जिन्होंने भारत का वर्णन किया है। तो ये वाला टॉपिक भी आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे भक्ति सूफी ट्रेडिशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब पूरी की पूरी एनसीईआरटी को यहाँ पे सीधे के सीधे सिलेबस में डाला गया है। तो हमारी मेडिवल हो गई, फिर आपको यहाँ पे मुगल टाइम के कैसे एग्रीगेशन सोसाइटी थी, विजयनगर के बारे में पूछा गया है सिलेबस में। तो ये सब चीजें आपको डिट्टो सेम टू सेम इसकी किताब के चैप्टरों के नाम पे दिख जाएगी। आगे बढ़े, अगला पेज पलटा, जहां हम बात करते हैं मॉडर्न की, तो आपको मॉडर्न का सिलेबस भी पूरा एनसीईआरटी से देखने को मिलता है। तो आप खुद सोचो कि हमारा सिलेबस जो हमारे एग्जाम में आ रहा है और जो हमारी किताब एनसीईआरटी है, तो क्या एनसीईआरटी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं बन जाती है? भाई साहब, ये अमृत बन जाता है हमारे लिए। चलिए देखते हैं आगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, तो आपको 11th क्लास में यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक आता है। तो यहाँ पे आपको जो 11th क्लास की किताब है, इसका भी सिलेबस बिल्कुल आपके इस पीडीएफ के अगले पेज से मिल जाता है। मतलब हमारी बोर्ड का सिलेबस, हमारी सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस और हमारे एनवीएस केवीएस टीचिंग एग्जाम का सिलेबस सेम है। बस अंतर कहाँ आएगा, थोड़ा सा आपको ग्रेजुएशन के हिसाब से, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से यहाँ पे गहराई बढ़ जाएगी, क्वेश्चंस थोड़े से कठिन हो जाएंगे। समझ रहे हैं पॉइंट? पर हमारे टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तभी हमें इस सिलेबस को और इस एनसीईआरटी को देखना पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। मैं यहाँ पे आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे 9th और 10th की किताब को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस हमारे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इतिहास बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपको यहाँ पे 9th से लेके हमारे 12th तक की पूरी हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है और आपको ये बिल्कुल रट लेना है। यही आपके सिलेबस की बैकबोन है। पूरी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है जिस पे आपका सिलेबस टिका हुआ है, वो इन्हीं पूरे एनसीईआरटी पे टिका हुआ है। तो ज्यादातर चांसेस हैं कि टॉपिक यहां से उठ सकते हैं, टॉपिक की गहराई बढ़ सकती है, टॉपिक की कठिनाई बढ़ सकती है, पर टॉपिक जहां तक है मोस्टली यहां से देखने को मिल जाएंगे।
चलिए, अब आगे बढ़ते तो आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, सर क्या एनसीईआरटी खरीदनी पड़ेगी? अभी तक तो हम वहां से स्टेशनरी से गाइड खरीद लेते, ये खरीद लेते, वो खरीद लेते। मैं आपको एक जादू की तरकीब दिखाता हूं जिससे आप एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। मतलब क्या, हमें हर चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएगा, मैं आपको सिखाता हूं। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डर लग रहा है, परेशान हो रहे हो, चिंतित हो रहे हो, तो हम आपके साथ में हैं, जहां पर आपके टीयर 1, अभी सबसे पहले जरूरी क्या है, पहले गेट के अंदर जाना, पहली परीक्षा को पास करना। तो पहली परीक्षा हमारे पास में टीयर 1 आती है, जहां पर हमारी स्पेशल टीम पूरी आपको हेल्प कर रही है, आपको समझाने में। तो अगर आप टीयर 1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे सुपर कोचिंग टीईटी पीआरटी के चैनल पर आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस रेगुलर मिलने लगेंगी। और मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ कि हमारे राज राणा सर की क्लास 9 AM रहती है, जहां पर वो आप जीके के बारे में पूरा पढ़ा रहे हैं। कमलदीप सर आपको यहाँ मैथ्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है। सोलंकी सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, आपको इंग्लिश की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। अविरल सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, सुनील सर आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। मतलब आपकी पूरी टीयर 1 की यहाँ पे यूट्यूब पे रेगुलर क्लासेस चलने लगी हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को विजिट नहीं किया है और घबरा रहे हो कि हम कैसे परीक्षा की तैयारी करें, तो यहाँ पे जाइए, आपको यहाँ पे टीचर्स हेल्प कर रहे हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करिए। इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस भी टीचर से पूछ पाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सर मैं तो बहुत घबरा जाता हूं, यूट्यूब से यहाँ देखूं वहां देखूं, मुझे एक कहीं पे कुछ चीज बता दो कि मैं बस एक बार बैठूं और पूरे मेरी तैयारी हो जाए। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास में टीयर 1 के लिए हमारा पूरी क्लास का शेड्यूल बन गया है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप लाइव फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे केवीएस एनवीएस 25 जो हम 2025 पेपर है, इसके लिए पूरे टीचर्स ने अपना स्ट्रक्चर बना के दिया है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हर टीचर की यहाँ पे क्लासेस मेंशन है। कमलदीप सर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ाएंगे, सुनील सर आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे, अविरल सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, राज राणा सर आपको पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हमारे योगेंद्र सर आपको यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, चेतन सर आपको इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं। मतलब आपका एक पैकेज, एक कोर्स, और आपका पूरे टीयर 1 की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपने आप की तैयारी को बेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं आगे। तो आपको यहां पे क्या करना है, एनवीएस केवीएस का जब आप कोर्स लेंगे तो वहां पे आपको 7वें कूपन कोड यूज करना है। तो आपके पास में ये वाला प्राइस यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो आप जब 7वें कूपन कोड यूज करोगे, आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप अगर आगे जाके हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पे टीयर 2 में हिस्ट्री सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको वहां पे मैं पूरी हेल्प करूंगा। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं कि हमारे पास मॉक टेस्ट, स्टडी नोट, सॉल्व पीवाईक्यूज, ये सब चीजें एक ही कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। मतलब एक बैग जहां पर आपकी पूरी प्रिपरेशन की मटेरियल जमा हुआ है। क्लासेस भी हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, डाउट सॉल्विंग मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो अभी आपको YouTube पे भी ज्वाइन करना है। और अगर आपने सोच लिया कि मुझे इस साल में तो पेपर निकालना ही, मन से निकालना है, और आप हमारे फाउंडेशन बैच में आके अपनी पूरी बेसिक से लेके एडवांस तक की तैयारी कर सकते हो, जहां पर आपका पहला पेपर इजीली क्रैक हो जाएगा विद हेल्प ऑफ अवर फैकल्टीज, जो कि बेस्ट फैकल्टीज हैं, हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, तो यहाँ पे EMRS का कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री का पेड में। तो आप 7वें कूपन कोड यूज करके हिस्ट्री का लेक्चर्स में वहां पे ले रहा हूँ, लगातार क्लास चल रही है। अगर कई बच्चों ने EMRS का पेपर ही भरा होगा, उनके लिए यहाँ पे मैंने बता दिया है। इसके अलावा आप हमारे बहुत सारे टीचिंग एग्जाम में यहाँ पे एनरोलमेंट ले सकते हो। अब बात करते हैं वापस, जो अभी हम एनसीईआरटी की बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी के बुक को कैसे डाउनलोड करना है, सर क्या किताब खरीदनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊं कि देखो, एनसीईआरटी की किताब मार्केट में, या एनसीईआरटी या फिर कोई भी स्टेट की जो आपकी बोर्ड चलती है, अगर आप बिहार से, उत्तर प्रदेश से हो, तो आपकी जो एससीईआरटी होती है, स्टेट की जो द्वारा स्कूल में किताब चलाई जाती है, वो भी बहुत यूजफुल होती है। वहां से भी कंटेंट पढ़ लीजिए, बट हम पूरा एनसीईआरटी बेस लेके चलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी डाउनलोड करना है। तो देखो भाई, मार्केट में तो एनसीईआरटी की क्या पॉइंट होता है कि मार्केट में हमारे एनसीईआरटी की जो प्राइस है बहुत रीजनेबल है, बहुत सस्ती है एनसीईआरटी। मतलब आपको पता चलेगा 70, 80, 90, 100, इसमें पतली सी किताब आ जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको किताब से पढ़ने की आदत है, तो आप एनसीईआरटी को मार्केट से खरीद सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, परेशान मत होना। इसके बाद में, बट अभी आपको लग रहा है कि सर मुझे किताब नहीं खरीदनी है, मैं ऑनलाइन पढ़ लेता हूं, मैं पीडीएफ से पढ़ना जानता हूं, तो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप यहां पर एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हो। अपना क्रोम खोलिए, क्रोम पे जाकर यहां पे आपको डालना है एनसीईआरटी और बुक्स लिख लेना। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक्स जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहां पे आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पे यहां पे देखिए, इस वाली लिंक पे क्लिक करना है, जहां पे एनसीईआरटी की ही लिंक है हमारी प्रॉपर। अब जैसे आप यहां पे इस पे क्लिक करते हो, टेक्स्ट बुक वाले पे, तो आपको यहां पे धीरे धीरे करके भाई आ रहा है, आ रहा है, इस टाइप का कुछ हमारा पेज खुल जाएगा। जस्ट ए सेकेंड, एक बैक करते हैं। आपको यहां पे आके टेक्स्ट बुक वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप टेक्स्ट बुक पे क्लिक करोगे, तो यहां पर आपको बहुत सारी ई बुक्स देखने को मिलेंगी, ई बुक्स पे क्लिक कर देना। अब यहां पर आप जाइए धीरे धीरे करके नीचे, तो हमारे पास में पीडीएफ दिखेंगी, पीडीएफ फ्रॉम 1st to 10th 12th। अब जैसे ये वाला पेज आपके सामने खुल गया,
इस पेज पे जाके आपको यहाँ पे अपनी करनी है क्लास सिलेक्ट। मान लीजिए मैंने कहा मुझे 12th क्लास चाहिए है, 12th क्लास में मैंने कहा मेरा सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए यहाँ पे हम जाएंगे अपने कहाँ पे, इस वाले टैब पे। फिर यहाँ पे देखा कि हिस्ट्री में 3 किताबें दी हैं, भारत इतिहास से कुछ विषय 1, 2, 3। तो मैं एशियट से शुरू करता हूं, तो पहली किताब पे क्लिक कर दिया और गो पे क्लिक कर दिया। अब देखो भाई जादू, जो किताब आपको चाहिए थी वो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हर पार्ट के अनुसार चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 दिया है। मान लो हमने चैप्टर 4 पे क्लिक किया और जैसे ही चैप्टर 4 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में पूरा यहाँ पे एक पीडीएफ आएगा। इस पे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपका हो जाएगा डाउनलोड, और इसको डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ पे सीधे सीधे अपनी पूरी एनसीईआरटी का टॉपिक यहाँ से देख सकते हो। ये पूरी हमारी एनसीईआरटी आ गई। तो जो हम सांची की स्तूप वाली कहानी पढ़ते हैं उस वाले चैप्टर में दी गई है। तो ऐसे करके आप कम पैसे में बिना पैसे उपयोग करे भी आप रिसोर्सेज का यूज उठा सकते हो और आप इस एनसीईआरटी से पढ़ के अपने आधे से ज्यादा सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो सात्विक कूपन कोड यूज करके हमारी पेड क्लासेस में आ जाइए, जहां पर मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और कुछ भी आपको असिस्टेंस लगेगा, दिक्कत हो रही है, फॉर्म भरने में समस्या आ रही है, आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और इतिहास की जर्नी में आप मेरे साथ जुड़ते जुड़ते हंसी खेल पता नहीं चलेगा, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए, ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, हैव अ ग्रेट डे।